फूल पत्ते की बात नहीं कर सकता था। वो इन सारी समस्याओं की ओर भी उसकी दृष्टि गई। बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास लिखे गए, रिश्ते नाते सारे टूटने लगे, मोह भंग होने लगा कि हमने अंग्रेज़ों से लड़ करके आज़ादी इसलिए ली थी कि राजा हो, प्रजा हो, साधारण व्यक्ति हो या कोई सुशिक्षित हो, गरीब हो, सबको बराबर अधिकार होंगे, सबके पास बराबर शक्ति होगी, सबको रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन वो सपना पूरा होता न दिखा, तो कवियों और लेखकों का मोह भंग हुआ और उन्होंने फिर उस व्यवस्था की भी आलोचना करनी शुरू कर दी जो इस देश में सबकी बराबरी को ला पाने में सक्षम नहीं थी। तो एक विद्रोह की भावना भी कविताओं में देखने को मिलती है, जिसमें धूमिल की श्रीकांत वर्मा हैं, कई ऐसे कवि हैं आधुनिक जिन्होंने उस विद्रोह भावना को जागृत किया। और फिर उसके बाद समकालीन कविता, जनवादी कविता, नए गीत। अब इधर पिछले 20-25 वर्षों से आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श और नारी विमर्श का दौर भी उभर कर सामने आया। ये स्त्री विमर्श और नारी विमर्श क्या है बच्चों? हालांकि ये तो आपकी क्लास से ऊपर की बात भी हो सकती है, लेकिन इसका हल्का सा संकेत आपको लेना चाहिए। स्त्री विमर्श और नारी विमर्श का मतलब ये है कि पहली बार शिक्षा दीक्षा के कारण, नौकरियों के कारण भारतीय समाज में स्त्रियां सशक्त हुईं। उनकी वाणी भी मुखर होकर के कविता में, उपन्यास में, कहानी में, नाटक में आनी शुरू हुई। तो क्या इसके पहले स्त्रियां कविताएं नहीं लिखती थी, गद्य नहीं लिखती थी? लिखती थी। महादेवी वर्मा ने भी लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, आपने पढ़ा है। उससे भी पहले और चले जाओ तो भक्ति काल में भी कई कवित्री थी, मीरा थी, लेकिन वो प्रमुख नहीं थी, वो धारा के किनारे में थी। मुख्य धारा पुरुषों की ही थी। लेकिन नई शिक्षा और दुनिया भर में जब बराबरी की बातें आई कि स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको वही अधिकार, वही उनके साथ व्यवहार होना चाहिए जो पुरुषों के साथ होता है, तो नया विचार पैदा हुआ। और जब नया विचार पैदा हुआ तो घर परिवार से लेकर के राजनीति तक में स्त्री और पुरुषों की जो संबंधों की परिभाषा थी वो बदल गई। अब उन्हें बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी, तो वो साहित्य में भी दिखाई पड़ा। और एक है जो आखिरी चर्चा मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, वो है दलित विमर्श। दलित शब्द को लेकर के विवाद रहा है। कभी माना गया कि हाँ ये शब्द ठीक है, कभी कहा गया कि नहीं ठीक है, लेकिन दलित साहित्य हिंदी में एक धारा है पूरी, तो इसलिए हम यहाँ इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी अर्थ में। ये जो दलित विमर्श है, विमर्श का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स, चर्चा करना, उसकी बातचीत करना, उसमें से कुछ निकालना। ये दलित विमर्श भी पिछले 20, 25, 30 सालों में उभर कर सामने आया, जब समाज के, भारतीय समाज के वंचित का अभिप्राय यह है कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो बेचारे किन्हीं न किन्हीं कारणों से दबाए गए थे, कुचले गए थे, या किन्हीं न किन्हीं कारणों से अवसरों को प्राप्त नहीं कर सके ठीक से, तो उन्हें वंचित कहा गया। शोषित, उत्पीड़ित, वंचित, व्यवस्था के कारण, किसी व्यक्ति विशेष के कारण ऐसा नहीं हुआ था। ये सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि जिसमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे रह गए और कुछ हमेशा वंचित रह गए। आज भी है ये स्थिति, कुछ पूंजीपति हैं तो कुछ वंचित हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो वंचित समुदाय था, ये भी जब शिक्षित हुआ, ये भी जब आगे बढ़ा, तो इसने भी अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के एक जागरूकता दिखलाई, और ये भी साहित्य में उभर कर सामने आया। जैसे बहुत सारे दलित साहित्यकारों ने अपने जीवन की घटनाओं, आत्मकथाओं को लिखा और बताया कि इसी भारतीय समाज में हम रहते हुए किस प्रकार से भूखे रहे, किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव होता रहा, किस प्रकार से हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, किस प्रकार से हमारा जीवन ही कोई उसका मूल्य ही नहीं समझा गया। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन उपन्यास है, आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भारतीय समाज में इस प्रकार की विषमता, इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का अन्याय भी रहता आया है। तो मोहनदास नैमिष राय,
ओम प्रकाश वाल्मीकि और भी कई दलित साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने अनुभव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने और दूसरों ने जो वर्णन चित्रण किया है हमारे समाज और हमारे जीवन के बारे में, वो अच्छा है, लेकिन वो सहानुभूति का है। उन्होंने दूर से देख करके वो वर्णन किया है और इन्होंने कहा कि ये हमने खुद भोगा है, तो जो हमारा भोगा हुआ यथार्थ है हम उसको सामने रख रहे हैं। तो आप इनकी कहानियाँ, इनके नाटक, इनके उपन्यास पढ़ें तो वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है कि ये भारतीय समाज में जो द्वंद्व है, जो आंतरिक बिखराव है, भेदभाव है, उसको वो बड़े ही प्रामाणिकता के साथ उभार कर सामने लाते हैं। तो ये नई नई धाराएं आधुनिक युग में देखने को मिल रही हैं। ये जो तकनीकी है, ये जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी राजनीति है, ये जो हमारा समाज है, ये हमारे आधुनिक समाज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता रहा है और उसका सबका प्रभाव हमारे आधुनिक साहित्य के गद्य में और काव्य में दिखाई पड़ रहा है। पहले जिन शब्दों का इस्तेमाल कविताओं में नहीं होता था, अब वो होता है, क्योंकि जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, आज कल हम लोग कोरोना के दुष्प्रभाव से प्रभावित हैं सभी और लॉकडाउन की स्थिति में रह रहे हैं। तो ये महामारी जो लाखों लोगों को मार रही है, जब ये ख़त्म होगी तो साहित्यकार, संवेदनशील लोग, विद्वान लोग इस पर भी कहानियाँ लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, नाटक लिखेंगे। एक श्रेष्ठ कवि हैं हिंदी के, अशोक वाजपेयी, अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही इस महामारी के दुष्प्रभाव पर एक बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम अपने समय को परिभाषित करें कि रिश्ते, नाते, समाज, राजनीति सब बदलता चला जा रहा है। इस महामारी ने सारी परिभाषा को बदल दिया है। तो जो कुछ भी समाज में घटित होता है वो भाषा में भी घटित होगा, वो साहित्य में भी परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि साहित्य तो वही कालजयी लंबे समय तक जीता है जिसमें मनुष्य दिखाई पड़े, जिसमें मनुष्य के संबंध दिखाई पड़े। तो ये जो यात्रा है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की, वो यात्रा आपने देखी। ये यात्रा काफ़ी रोचक रही होगी मेरे हिसाब से, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो। एक मोटी बात और कहना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर अगर आप समझना चाहें बच्चों, तो आदिकाल में जो साहित्य का केंद्र था वो राजा महाराजा थे, जिनके दरबारों में वो कवि रहते थे, उनके वो पोषण करने वाले सामंत हुआ करते थे, या धर्म उसके केंद्र में था। भक्ति काल में हम आते हैं तो भक्ति काल के साहित्य का जो केंद्रीय विषय है वो ईश्वर हो जाता है, ईश्वर होता है। और फिर रीति काल में फिर से सामंत हो जाता है। असली जो साहित्य में मनुष्य की स्थापना हुई, साधारण मनुष्य के जो सुख दुख उभर करके सामने आए साहित्य में, उनकी आवाज को जिसने प्रस्तुत किया वो आधुनिक काल में। जब गद्य रचा जाने लगा तो कोई भी वो गद्य लिख सकता है, अपनी मन की वाणी को, पीड़ा को व्यक्त कर सकता है। तो आधुनिक काल में साहित्य का लोकतंत्रीकरण भी हुआ। लोकतंत्रीकरण का मतलब होता है कि वो साहित्य सबके हाथों पहुंच गया। और इस दृष्टि से आधुनिक काल का जो साहित्य वो एक हथियार है। हथियार किस चीज़ों के? पूर्व धारणाओं के खिलाफ, पूर्वाग्रह के खिलाफ। मनुष्यता जहाँ कम हो रही वहाँ वो साहित्य खड़ा हो जाता है और बताता है कि ये मनुष्यता का दमन ठीक नहीं है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य की विकास यात्रा आपने देखी होगी। भाषा का विकास आपने देखा, काव्य रूपों का विकास। काव्य रूप किन रूपों में कविताएं या कहानियां लिखी जाती थी? तो आदिकाल में महाकाव्य चलता था, मोटा ग्रंथ 500-700 पृष्ठों का, कविताओं में, छंदों में लिखा जाता था। गद्य जो लिखा जाता था वो जो आरचनात्मक अर्थात साधारण श्रेणी का कार्य होता था वो गद्य में होता था। भक्ति काल में मुक्तक छंद लिखे गए लेकिन कविताओं में लिखा गया। अभी भी महाकाव्य और मुक्तक दोनों चल रहे थे। रीति काल में भी महाकाव्य और मुक्तक चल रहे थे। आधुनिक काल में अब महाकाव्य लिखने का समय न तो है
ना उसको पढ़ने का किसी के पास समय है। तो समय बदल गया, समाज बदल गया, तो उसकी फिर काव्य रूप की विधाएं भी बदल गई हैं। अब छोटी कहानियाँ लिखी जाती हैं, छोटी कविताएं लिखी जाती हैं, छोटे नाटक लिखे जाते हैं। टीवी और इनके संचार के कारण साहित्य के सामने नए ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करने की चुनौती आ गई है। अब लोग पुस्तकें पढ़ने की ओर से उदासीन हो रहे हैं। आप प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग स्वयं पाठ्य पुस्तकों के सहारे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि दुनिया भर का साहित्य जिनमें मनुष्यों के अनुभव सुरक्षित रखे हैं, उनकी ओर रुचि कम हो रही है। उसको हम टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो साहित्य को ये भी प्रभावित कर रहे हैं। भाषा बदल रही है। जो भाषा आज से 50 साल पहले बोली जाती थी, उसमें नए नए शब्द जुड़ गए हैं, क्योंकि नई नई खोजें हुई हैं, नए जीवन के तरीके हुए, रिश्ते बदल रहे हैं, तो उन रिश्तों का प्रभाव भी साहित्य की कहानियों, नाटकों, उपन्यासों में दिख रहा है। तो इस प्रकार से साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है और समाज भी साहित्य को प्रभावित करता है। तो ये जो विकास यात्रा है, वो आपने गद्य और काव्य की देखी और विस्तार से देखी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आपकी जो पुस्तकें हैं, गद्य गरिमा, काव्यांजलि, कथा भारती, उनके भूमिका में भी ये चीज़ें दी हुई हैं और उनको भी आप देखें और इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इस व्याख्यान को एक से अधिक बार सुने, ताकि आपको हिंदी साहित्य की संपूर्ण रूपरेखा का एक परिचय मिल सके। अब इस वीडियो के अंत में मैं कुछ आधुनिक जो काल के प्रमुख कवि और लेखक हैं, उनकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, ताकि आप देख लें और उन्हें पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। और इसी के साथ फिर ये वीडियो मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पर हैं, आप शायद पहचान गए होंगे, ये आधुनिक काल के प्रमुख निबंधकार, कवि, साहित्यकार हैं और ये आधुनिक काल के हिंदी भाषा के निर्माता भी कहिए आप इन्हें, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये बनारस में जन्मे थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक है, उसी से ये छायाचित्र लिया गया है आभार सहित। डॉक्टर पांडे रामेंद्र ने उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने भारतीय परंपरा की जो छवि है, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ती है। और ये परंपरा, इनकी वेशभूषा और गठन शरीर का पारंपरिक है, लेकिन विचारों से आप विश्वास नहीं करेंगे छात्रों। मैंने सरस्वती पत्रिका की पुरानी फाइलें देखी हैं। 1900 से लेकर के 1920, 25, 30 के समय में इतनी सुंदर तरीके से, इतने सुव्यवस्थित तरीके से पत्रिका का संपादन करना अपने आप में दुर्लभ है। हर विषय उसमें, अमेरिका से जुड़े हुए विषय, यूरोप से जुड़े हुए विषय भी प्रकाशित हुआ करते थे और इतनी सुसज्जित हुआ करती थी वो पत्रिका कि पाठक न केवल उसे पढ़ता था बल्कि उसे देख करके भी मुग्ध होता था। तो ये इन्हीं के कर कमलों से निकल करके वो पत्रिका इतना सुंदर स्वरूप धारण करती थी, सरस्वती पत्रिका। ये उस भाषा के पुरोधा और जितने महान साहित्यकार आधुनिक काल के हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, प्रेमचंद हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, उनकी सबकी कविताएं और उनकी रचनाएं इन्होंने छापी और उसमें संशोधन भी किया। भाषा लिखना सिखाया बहुत सारे कवियों को। मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने भाषा लिखना सिखाया कि आप किस प्रकार से कविताएं और भाषाएं लिखें। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये फोटो बहुत ही मार्मिक और अर्थपूर्ण है। इसमें आप दो महान साहित्यकारों को देख रहे हैं एक साथ। जयशंकर प्रसाद हैं और
प्रेमचंद एक महाकाव्य और कविताओं के, नाटकों के अद्भुत शिल्पकार हैं और दूसरे उपन्यास और कविताओं, कहानियों के महान ग्रंथकार हैं। तो ये दोनों के दोनों एक साथ यहाँ खड़े हुए हैं। इनकी आप वेशभूषा देख सकते हैं, कदकाठी देख सकते हैं। साधारण व्यक्ति थे, लेकिन इनकी सोच और इनका जो कृतित्व है वो अद्भुत, अनुकरणीय रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर अपनी आध्यात्मिक वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं। आँखों में अद्भुत तेज, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं भी आप पढ़ते रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। यह सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के दूसरे प्रमुख कवि। आप देख सकते हैं कि 1900 से 1977 का जीवन काल रहा। ज़्यादातर समय उस समय के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में इनका बीता है। तो और महादेवी वर्मा भी प्रयाग में थी, वहाँ महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही, और गद्य और काव्य दोनों में ही उच्च कोटि का साहित्य आपने दिया है छायावादी युग की। आप हैं ये रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष कहलाते हैं। आपने कई बार इनका जिक्र सुना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, व्यवस्थित इतिहास आपने ही लिखा है। दिमागी गुलामी लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन, 30 भाषाओं के जानकार, अद्भुत मेधावी व्यक्ति रहे ये, और इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें रची, और उन पुस्तकों में जो मानव मूल्य उभर कर सामने आता है वो आपके रोम रोम को झंकृत कर देने की शक्ति रखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक साहित्य के अलमस्त फ़कीर की तरह इन्हें याद किया जाता है, और हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत गहराई से प्रभावित किया। आलोचक रहे, उपन्यासकार रहे, निबंध आप पढ़ते हैं कक्षा 12 में, अशोक के फूल आपके द्वारा ही लिखा गया है, और ये आप देख सकते हैं कि मुस्कुराती हुई उनकी छवि कि इन्होंने उतारी थी। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक, और बड़ा ही सुदर्शन व्यक्तित्व था इनका। अब तो नहीं है इस संसार में, लेकिन इन्होंने भी हिंदी साहित्य को अपने ढंग से बहुत गहराई से प्रभावित किया है। रांगे राघव प्रगतिवाद के एक प्रमुख लेखक, कवि, इन्हें भी देखें आप। और इन्होंने भी महाकाव्य लिखा है। मुर्दों का टीला हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, आप पढ़ सकते हैं। मोहनजोदाड़ो पर जो पूरा केंद्रित अभी फिल्में भी बनी थी, उनमें भी इनके पुस्तकों की छाया है। मुक्तिबोध नई कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इन्होंने भी भाषा, आलोचना, कविता को बहुत प्रभावित किया है। साधारण जीवन रहा इनका हमेशा अभावों का, लेकिन साहित्य रचना से पीछे नहीं हटे और लगातार आगे बढ़ते रहे। इन्हें भी आप पहचानते ही होंगे। हरिशंकर परसाई प्रमुख व्यंग्यकार। निंदा रस कक्षा 12 में आपने इन्हीं की रचना पहले कुछ छात्रों ने पढ़ी होगी, और जो इस साल आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। भाषा के अद्भुत शिल्पकार हैं, और जो मनुष्य के स्वभाव और मनोवृत्ति का इतना सुंदर चित्रण वो देखने को नहीं मिलता है। और हिंदी में व्यंग्य की जो शैली है उसको गंभीरता से प्रतिष्ठित करने का श्रेय परसाई जी को है। प्रमुख आलोचक रामविलास शर्मा, इन्होंने हिंदी की जो प्रगतिशील धारा है उसको उद्घाटित किया है। और ये है प्रोफेसर नामवर सिंह, अभी पिछले वर्ष ही आपका निधन हुआ है, और आप जो है हिंदी के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। आप ने हिंदी को नए ढंग से व्याख्यायित, उसके साहित्य को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। राजेंद्र यादव ये हंस के बाद में संपादक रहे। पहले तो मुंशी प्रेमचंद थे, और बाद के दिनों में अभी 4-6 साल पहले तक
आप ही संपादक रहे। सारा आकाश इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है और प्रगतिशील लेखकों की श्रृंखला में इनका बड़ा ही महत्व है, ऊंचा स्थान है। मन्नू भंडारी महिला लेखिकाओं में आपका नाम काफ़ी ऊंचा है और बड़ी ही उत्कृष्ट कहानियाँ आपने लिखी है। ये इनकी आत्मकथा है, एक कहानी ये भी, तो कभी अवसर मिले। बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे और जनवादी कविताएं लिखते रहे, जिसमें मनुष्यों का जो संघर्ष है, उनका शोषण, उनका जीवन उभर कर सामने आता है। यहाँ देखें कि कुछ लोग, ये दो महिलाएं हैं, उनके साथ हल्का हास परिहास कर रही हैं, उनका कान खींच रही हैं और उसमें ये मुस्कुरा रही हैं, तो उसी समय ये फ़ोटो खींची गई है। और आगे देखें धूमिल, ये उन्हीं की पंक्ति है कविता की कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। जिसे वास्तव में आदमी बनना है, मनुष्य बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, उन्हें कविताओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये धूमिल है। धूमिल बहुत ही विद्रोही कवि रहे और इन्होंने जो बिल्कुल समकालीन कविता थी उसका इन्होंने मुहावरा बदल दिया था। नए गीत और गज़लों के प्रमुख हस्ताक्षर हैं दुष्यंत कुमार। ये उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध गज़ल है जिसको लगभग हर सभा महफिल में और जनसभा में दोहराया जाता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपने हज़ारों हज़ार बार इस सुंदर कविता को, गज़ल को सुना होगा। इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार, जो गाज़ियाबाद के रहने वाले थे और इलाहाबाद में इन्होंने प्रयागराज में बहुत समय गुजारा और अपने समय के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। तो ये हमने कुछ साहित्यकारों की छवियां आपको दिखलाई हैं। जिनकी नहीं दिखलाई वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस छोटे से व्याख्यान में कुछ को ही दिखलाया जा सकता था। तो मुझे अब आशा है, पूर्ण विश्वास है मेरे मन में कि प्रिय छात्रों, आपने जो है काफ़ी कुछ हिंदी साहित्य